चलिए समझते हैं। पहले जो रसायन विज्ञान में हम डिस्कस करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चनों के बारे में। बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है वो कितने अंक का आता है? तो 1 नंबर का आता है मेरे प्यारे बच्चों। कितने नंबर का आता है? 1 अंक का आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 में से 1 तुम्हें सही करना होगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है प्रश्न 1 में क्या दिया है? नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे देखना बहुत जरूरी होता है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। ठीक है, यह क्वेश्चन कब आया है? यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसके विकल्पों पे चर्चा करेंगे। इसके जो विकल्प हैं ये दिए गए हैं। इसके विकल्प देखो क्या दिया है? शीशा अपचेत हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचेत हो रहा है, कार्बन उपचेत हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचेत हो रहा है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शीशा अपचेत भी हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अपचेत हो रहा है। तो वहां पूछा था कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन हो जाएगा? ए में है तुम्हारा 1 तथा 2, 1 और 2 दोनों, 1 तथा 3, 1 तथा 3, 1,2 तथा 3 और डी में है सभी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 तथा 2 यानी शीशा अपचेत हो रहा है, बिल्कुल अपचेत नहीं हो रहा है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड अपचेत हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे यही पूछा गया था कौन सा असत्य है, सत्य नहीं पूछा गया था। इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आज की जो क्लास में होने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत करना। लिखा है Fe2O3 प्लस के 2Al अभिक्रिया का तीर है Al2O3 प्लस के 2Fe। ये क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्जाम में 2019 में, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा दिया है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है वियोजन अभिक्रिया, डी नंबर है विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जो ऑप्शन ये दिया है संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया की अगर बात करें हम, तो संयोजन जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं जिनमें 2 अभिकारक अभिकारक मीन्स होते हैं जो अभिक्रिया के पहले लिखे रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं हमारे? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको कहते हैं हम उत्पाद। तो जब 2 अभिकारक परस्पर क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या दोनों मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। द्वि विस्थापन में होता है कि जब 2 उत्पाद जिनमें आयन उपस्थित हो, क्या हो? आयन उपस्थित हो, जैसे Na+ Cl-, जब आयन उपस्थित हो और 2 आयन परस्पर मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रियाओं को कहते हैं द्वि विस्थापन। तो यहाँ पे आयन भी नहीं है, तो यहाँ पे ये अभिक्रिया गलत है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है जब 2 अभिकारक परस्पर क्रिया करके 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं, यानी टूटना, विघटित होना, ये कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? विस्थापन अभिक्रिया वे कहलाती हैं कि जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाता है। तो देखो यहाँ पे Fe ने क्या किया है? Fe ने Al Fe2O3 2Al है, तो यहाँ पे क्या किया है? Fe ने O3 का यानी O का त्याग कर दिया है, Fe अपना अलग हो गया है, Al इसके साथ जुड़ गया है। तो यहाँ पे Fe ने Al को O3 के साथ ऐड कर दिया है और Fe अलग निकल गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे विस्थापन हुआ है। Fe का क्या हो गया है? विस्थापन हो गया है, ये अलग निकल गया है। तो इसलिए यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? अभिक्रिया जिनमें आयनों के विनिमय अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं कहलाती हैं।
तो अभी बताया था हमने आयनों के विनिमय से जो बनती है उन्हें कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया, 2 विस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। बेटा यहाँ पे देखना है कि प्रतिस्थापन जो दिया है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का दूसरा नाम विस्थापन होता है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये दोनों एक ही अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पे पूछा गया था आयनों के विनिमय से अभी हमने जस्ट बताया था द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में पूछा गया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण है। कार्बन का सूत्र जानते हैं, सी हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं तो क्या बन जाएगा, CO2 हमारा बन जाएगा। और अभी जस्ट मैंने बताया था कि दो अभिकारक यहाँ पे कौन कौन है, ये है तुम्हारे अभिकारक। क्या है तुम्हारे अभिकारक है बेटा, अभिकारक। ये क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो अभी बताया था कि जब दो अभिकारक परस्पर मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं या नया यौगिक बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया गलत हो जाएगा, द्विविस्थापन भी गलत हो जाए। वियोजन, क्या टूट रही है अभिक्रिया, ना टूट भी नहीं रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संयोजन अभिक्रिया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो बेटा हमने जैसा बताया था कि आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं चर्चा, वो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है Zn प्लस के H2SO4 अभिक्रिया का चिन्ह ZnSO4 प्लस के H2 अभिक्रिया है। अब यहाँ पे अगर देखने वाली बात यह है कि Zn ने क्या किया है, SO4 के साथ क्रिया करके ZnSO4 बना लिया है। H2 हमारा क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो यहाँ पे संयोजन, क्या जुड़ रही है अभिक्रियाएं, नहीं जुड़ रही हैं। विस्थापन, वियोजन, क्या टूट रही हैं, टूट भी नहीं रही हैं। द्विविस्थापन आयनों के कारण बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा। विस्थापन क्यों, क्योंकि Zn ने SO4 के साथ जुड़ करके H2 को क्या कर दिया, अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रियाएं इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया में समझना है कि जब भी दहन अभिक्रिया की बात की जाए तो उसमें दो चीजें निकलेंगे। किसी भी तत्व को या किसी भी वस्तु को जब हम जलाते हैं, बेसिकली जलाते हैं तो क्या होती है, उससे ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है नहीं। और किसी को भी जलाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रकाश, रोशनी भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे पहला विकल्प है NaOH प्लस के CH3COOH अभिक्रिया का चिन्ह CH3COONA प्लस H2O। दूसरा दिया है CH4 प्लस Cl2, सूर्य के प्रकाश में CH3Cl प्लस HCl बन रहा। CH4 को समझना है किसका सूत्र है, ये मेथेन का सूत्र कहलाता है। किसका कहलाता है, मेथेन का सूत्र कहलाता है। ऑक्सीजन के साथ जल रही है, CO2 बन रहा है, प्लस के 2H2O प्लस के ऊष्मा एवं प्रकाश यहाँ पे बन रहा है बेटा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दहन अभिक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही प्राप्त होते हैं। यह भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया हमारा BaCl2 प्लस के Na2SO4 अभिक्रिया का चिन्ह BaSO4 प्लस के 2NaCl रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, योग, क्या दोनों जुड़ रही हैं, नहीं जुड़ रही हैं। विस्थापन अभिक्रिया, क्या किसी को विस्थापित कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन, क्या टूट रही हैं, बिल्कुल नहीं टूट रही हैं। द्विविस्थापन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझते हैं। देखो BaCl2 प्लस के Na2SO4
BaSO4 प्लस के 2NaCl, यही है हमारा। देखो हम जानते हैं कि Na के ऊपर कितना होता है, Na के ऊपर प्लस होता है। कैसे प्लस होता है? क्योंकि सोडियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। 11 को तोड़ेंगे तो 2 8, यानी यहाँ पे एक जो बच गया तो इतना एक्स्ट्रा होता है तो Na प्लस होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, प्लस आवेश होता है। ठीक है। Cl का हमारा होता है 17, 17 को जब तोड़ेंगे तो 2 8 7, यानी 8 करने के लिए एक कम है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा Na और Cl है, एक प्लस एक माइनस दोनों जोड़ के NaCl बना लेंगे, जबकि Ba के ऊपर होता है डबल प्लस और SO4 के ऊपर होता है डबल माइनस। तो डबल माइनस वाले डबल प्लस के साथ जोड़ के BaSO4 बना लेगा हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, आयन उपस्थित है, तो दोनों के आयनों के विनिमय से जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। एक नाम और याद रखना है, द्वि विस्थापन का दूसरा नाम होता है उभय अपघटन। क्या होता है? उभय अपघटन, इसका दूसरा नाम होता है बेटा द्वि विस्थापन का। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Fe2O3 प्लस के 2Al, अभिक्रिया के चिन्ह Al2O3 प्लस के 2Fe, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो यहाँ पे अभी हमने ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। Fe क्या हो रहा है, यहाँ से देखो अलग ही हो गया बेटा। क्या हो गया? अलग हो गया, विस्थापित हो गया है। क्यों विस्थापित हो गया है? क्योंकि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो बताती हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है उसको। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आजकल के जो समाज है, समाज में छोटे व्यक्तियों की कोई इज्जत नहीं होती है, जो गरीब है उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, बड़े आदमी उनको वैसे ही दुत्कार देते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो होता है, अधिक क्रियाशील तत्व अधिक बलशाली होता है, जो वो अपने से कम जो क्रियाशील तत्व है उसको अलग कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे Fe क्या हो गया, Al, Fe अलग हो गया है, Al जुड़ गया है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वियोजन गलत हो जाएगा, संयोजन गलत हो जाएगा, द्वि विस्थापन, क्योंकि ना तो यहाँ पे आयनों की विनिमय हो रहा है, ना ही वियोजित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और ना ही जुड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया करेक्ट आंसर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। रासायनिक समीकरण BaCl2 जली, H2SO4 जली, BaSO4 ठोस, 2HCl जली है। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है दोनों जुड़ रही हैं क्या? बिल्कुल नहीं जुड़ रही बेटा। निराकरण भी नहीं हो रहा है, अवक्षेप अभिक्रिया इनमें से कोई नहीं। अब देखो अवक्षेपण यहाँ पे आई है नई अभिक्रिया, तो अवक्षेपण बता दें कि जब दो अभिकारक परस्पर क्रिया करके जब उत्पाद बनाते हैं तो उसमें ठोस ठोस अभिलेय का निर्माण होता है, जिसको हम कह देते हैं अवक्षेप। यानी कि जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, अवक्षेप बने, उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ पे ठोस BaSO4 बन रहा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। ये हमारा 2022 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। जो भी डाउट हुआ करें कमेंट कर दिया करें। ठीक है। चलते हैं। दी गई अभिक्रिया SO4 SO2 प्लस 2H2S 2H2O 3S में अपचायक, अपचायक यहाँ पे पूछा गया है, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारा अपचायक हो जाएगा H2S इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। H2S जो हो जाएगा यहाँ पे अपचायक का काम कर रहा है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी, शोषी में होता है शोषण करती हैं, जो ऊष्मा ज्यादा लगती है, जिनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण,
शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वातन, वाष्प का संघनन, जल का वाष्प में परिवर्तन। पहला कह रहा है 1 और 3, 1 और 3 क्या सही है? केवल 2, केवल 3, 2 और 4। देखो यहाँ पे जो देखने वाली बात ये है कि शुष्क बर्फ, बर्फ को जब ऊर्ध्वातन कहलाता है बर्फ को वाष्प के रूप में परिवर्तित करना। जब बर्फ को हम गलाएंगे तो क्या होगी, ज्यादा ऊष्मा लगेगी, यानी ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, शोषण होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वातन और जल का वाष्प में परिवर्तन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 कौन से में है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि वाष्प का संघनन यानी होगा कि जो वाष्प है उसको बर्फ में बगाना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ऊष्मा लगेगी वो किसमें लगेगी? बर्फ को ऊर्ध्वातन, उड़ाने में, ठीक है, और जल का वाष्प में परिवर्तित करने में सबसे ज्यादा ऊष्मा यहाँ पे खर्च होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y अभिक्रिया का चिन्ह 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है S, दूसरा है H2S, तीसरा है SO4, SO2, डी नंबर में है Cl2। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे, जो अभिकारक है, अभिकारक में ध्यान से देखेंगे और उत्पाद में ध्यान से देखेंगे। उत्पाद में देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे S आया है हमारा, क्या यहाँ पे कहीं पे S दिख रहा है? Y का मान चाहिए, नहीं दिया है, तो हमारा S तो आना ही आना है विकल्प में, यहाँ पे तो S दिया ही नहीं है, तो ये विकल्प तो टोटली गलत हो जाएगा। अब हमने S देखा कि S तो चाहिए हमें। अब और क्या देखने वाली बात है? और देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे Cl कितने हैं तुम्हारे? 3 है। यहाँ पे कितने हैं तुम्हारे? एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो 3 है, ये पूरे हो गए। H देखो, H कितने हैं यहाँ पे? 2 2 4 H हैं, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, तो 4 H यहाँ पे भी हो गए, कंप्लीट हो गए। O यहाँ पे देखो, 2 O है यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं, तो यानी 2 और कम है, यानी SO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। S भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे O यानी ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। यहाँ पे O के अणु पूरे तरीके से मैच नहीं कर रहे हैं, तो O के भी अणु क्या हुए, यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2। अगर हम यहाँ पे SO2 रख दें तो अभिक्रिया हमारी संतुलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी अभिक्रिया हमारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है लोह चूर्ण, लोह चूर्ण यानी Fe, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, आयरन लवण व जल बनता है। देखो जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे जो हमें लेना पड़ेगा 2 अणु, यहाँ पे लेना पड़ेगा 2 अणु। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि जब ये दोनों क्रिया कराएंगे तो हमारा H2 जो गैस है वो निकल जाएगी। जब H2 निकल जाएगी, H चाहिए 2, तो यहाँ पे बच जाएगा 2FeCl, यानी कि आयरन क्लोराइड। क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड हमारा बनेगा बेटा। और जी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, कौन सा विकल्प हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। एनसीईआरटी में पूछा गया ये तुम्हारा प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा निम्न में से कौन एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है? संयोजन अभिक्रिया नहीं है। संयोजन अभिक्रिया अभी हमने बताया, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है वे अभिक्रियाएं जो जिसमें 2 उत्पाद परस्पर मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो देखो ये 2 CaOH का होल्टो प्लस के CO2 CaCO3 प्लस H2O में टूट रहा है, NH3 प्लस के H2O NH4OH में टूट रहा है, 2H2O O2 दोनों मिलकर के 2H2O बना रहे हैं, 2NH3 प्लस के H2SO4 अभिक्रिया चिन्ह NH4 का होल्टो SO4 बना। देखो ये दोनों अभिकारक, ये दोनों अभिकारक परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं? नया उत्पाद बना रहे हैं, केवल
ऑप्शन ए ही एक ऐसा है जो दोनों मिलकर के एक उत्पाद नहीं बना रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं ध्यान देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखने वाली बात यह है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, कौन सी अभिक्रिया नहीं हुई। ZnFeSO4 ZnSO4 Fe, ये वाली अभिक्रिया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि Zn है जो ये हमारा अधिक क्रियाशील तत्व है किसकी तुलना में, Fe की तुलना में। FeNi, यहाँ पे Fe जो है वो अधिक क्रियाशील है Ni की तुलना में, ये भी हो जाएगा। Cu तुम्हारा अधिक क्रियाशील है Ag की तुलना में, तो ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो Al है वो क्या है हमारा, Al छोटा है यानी Mg बड़ा है, तो Al जो है वो Mg को विस्थापित नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे इन्होंने विस्थापित कर दिया है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, बरसात के मौसम में कॉपर पर हरी परत किसके निर्माण के कारण होती है। तो ये हमारा CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस CuS, इस तरीके से विकल्प दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिया है, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है, 2NH3 5O2 4NO 6H2O कह रहा अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया, क्या विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। संयोजन, जुड़ तो बिल्कुल नहीं रही है, तो ये तो टोटली गलत हो जाएगा। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण यहाँ पे नई अभिक्रिया आई है, ये उदासीनीकरण तुम्हारी नेक्स्ट चैप्टर में है, यानी दूसरे में है अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार में तुम्हें पढ़ने को मिलेगी उदासीनीकरण, लेकिन मैं थोड़ी बता देता हूं तुम्हें कि जो उदासीनीकरण होती है इसमें अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाएंगे, लवण प्लस जल बनाएंगे, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम उदासीनीकरण। यहाँ पे ये भी नहीं होने वाली, यानी विस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों ही हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 कौन से विकल्प में है, 1 और 3 हमारा सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 यानी विस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी पर आधारित तुम्हारा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी, जल की बिना बुझे चूने से क्रिया, एक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर कोष्ठक में क्रिस्टल का ऊर्ध्वाधन। ए में दिया है 1 एवं 2, 1 और 2 दोनों, 2 और 3, 2 और 3, 1 और 4, 3 और 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी होगा, अभी हमने पढ़ा था जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो जो सही हमारा आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, जल की बिना बुझे हुए चूने से क्रिया और जल का वाष्पीकरण, यानी 1 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 हमारा कौन से विकल्प में है, 1 मिनट, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी, जल की बिना बुझे हुए चूने के साथ क्रिया और ऊर्ध्वाधन, जल का वाष्पीकरण। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वो जल की बिना बुझे हुए चूने से क्रिया और कपूर का क्रिस्टल का ऊर्ध्वाधन। 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसको देखना है। अगला क्वेश्चन, जंग का रासायनिक सूत्र, जंग का जो रासायनिक सूत्र है हमारा Fe2O3 FeCO3 Fe2O3 इंटू XH2O FeCO3 इंटू XH2O। तो यहाँ पे जो जंग का सही सूत्र हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, Fe2O3 इंटू XH2O, ये हमारे जंग का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है,
एक तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहण मीन्स होता है सुरक्षित, संग्रहण करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, हीलियम या नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हीलियम और नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तेल के नमूने को लंबे समय तक यानी अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रह सके तो उनको रखने के लिए हीलियम और नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? क्या पूछ रहा है? इसका पीएच मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो एक चीज याद रखना है, एक नाम याद रखना है बेटा, तो ये वाला कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि कौन सा लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, कौन नीले को लाल करता है। तो एक नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? एक नाम याद रखना है अनिल। अनिल एक नाम याद रखना है बेटा। यहाँ पे आ से मतलब है तुम्हारा अम्ल। क्या है मतलब? अम्ल। ना नी से मतलब है नीला और लाल से मतलब है लाल। क्या मतलब निकला? यहाँ मतलब हमारा निकला कि जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका उल्टा कर दिया जाए क्षार, तो क्षार क्या होगा? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल को नीला कर रहा है तो क्या हो जाएगा? हमारा क्षार हो जाएगा। लेकिन क्षार तो विकल्प में दिया गया नहीं है, यहाँ पे पीएच मान पूछ रहा है। तो बेटा एक चीज याद रखना कि पीएच मान जो है 7 से कम जो होता है वो अम्ल का पीएच मान होता है। अगर 7 से कोई कम वैल्यू दी है तो वह अम्ल होगा। 7 से अधिक 7 से अधिक है अगर कोई मान, जैसे 8, 9, 10, तो वह क्षार होगा। और अगर केवल 7 ही है, 7 7 बराबर लिखा है, ठीक है, तो वह क्या होगा? उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो अम्ल का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, और जो क्षार होता है उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान 7 से कितना होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कर रहा है यानी क्षार। तो यहाँ 7 से अधिक कौन सा मान दिख रहा है? एक, ये तो 7 से कम है, ये 7 से कम है, ये 7 से कम है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि पीएच मान कितना होगा? तो पीएच मान तुम्हारा 10 होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा 17-23 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो बेटा जो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है वो किस तरीके से होता है? दिया गया है विकल्प में। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 ये हमारा कैसा होता है? इसका जो जलीय विलयन होता है वो हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? किस औषधि का उपयोग करते हैं ये हमको बताना है। अपच का उपचार करने के लिए पहला दिया है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। ठीक है, चलिए, तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, सी नंबर में एंटासिड प्रति अम्ल, एंटीसेप्टिक, क्या लिखा है? प्रतिरोधी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपच का उपचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे एंटासिड या प्रतिजैविक औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो अपच का उपचार करने के लिए हमारा एंटासिड या प्रति अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा है क्षारीय विलयन का पीएच मान। अभी बताया हमने कि क्षारीय जो विलयन होता है ये क्षारों का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे देखो शून्य नहीं हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता है, 7 से कम भी नहीं हो सकता है, 7 से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन लिखा है दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति होती है। तो इसकी जो प्रकृति होती है दांतों के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, तो क्षार की है, अम्लीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा क्षार की हो जाएगा।
कैसी प्रकृति होती है उसकी? क्षारकीय प्रकृति होती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस, जो हमारा बेटे जठर रस होता है उसका नाम होता है HCl। HCl जो कि हमारा क्या है? एक अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो जठर रस का पीएच मान पूछ रहा है, यानी अम्ल का पीएच मान पूछ रहा है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ पे 7 से कम होता है, क्योंकि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बेटा। 2011, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, इतना सारा पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपको मुझे देता है 25 डिग्री सी ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो हमारा कितना होता है? 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। ठीक है, इसके बाद H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान। यहाँ पे देखने वाली बात यह है, लिखा है H2SO4, H2SO4, H2SO4 को जब तोड़ोगे तो 2H प्लस प्लस के SO4 का डबल माइनस इस तरीके से टूट जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा H प्लस आयन आ रहा है। और H प्लस जब आयन आता है तो कैसा होता है? अम्लीय की क्षारीय, तो अम्लीय होता है। अगर H प्लस आयन है तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और अगर OH माइनस आयन है, OH माइनस आयन है, OH माइनस आयन है, तो कैसा हो जाएगा? वो क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन। यहाँ पे H2SO4 कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तेरा हाइड्रोजन आयन H प्लस की प्रकृति अभी बताया है। H प्लस आयन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है धावन सोडा, फटकरी, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा विरंजक चूर्ण, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2020 से 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये तुम्हारा। ठीक है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 गुणा 10⁻12 मोल लीटर इनवर्स है। इस बिलियन का पीएच मान होगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे करेंगे? तेरा 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब हो गया हमारा OH माइनस आयन। कितना दिया है? OH माइनस आयन कितना दिया है? 1 गुणा 10⁻12। ठीक है, H प्लस आयन का मान निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? H प्लस का सूत्र होता है H प्लस OH माइनस बराबर 1 गुणा 10⁻14। तो यहाँ पे H प्लस निकालेंगे, ये OH बट्टे में चला जाएगा, OH माइनस बट्टे में चला जाएगा। H प्लस कितना मान है? 1 गुणा 10⁻14। इसका मान कितना दिया है? 1 गुणा 10⁻12। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 गुणा 10⁻2, यानी H प्लस का जो मान आया वो हमारा कितना आया? 10⁻2 आया। यहाँ पे पूछ रहा था हमारा पीएच मान। तो पीएच मान का जो सूत्र होता है, वो पीएच मान का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस का लॉग H प्लस आयन, और यहाँ बेस में 10 होता है। तो माइनस हो गया, लॉग हो गया, 10 हो गया। कितना मान दिया है H प्लस का? 10⁻2, -2 बराबर माइनस, और -2 तुम्हारा आगे पहुंच जाएगा लॉग 10, 10। इसका मान हमारा 1 होता है, 2 गुणा 1, यानी पीएच मान हमारे निकल के आ गया 2। कौन सा विकल्प दिख रहा है? विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इसका पीएच मान होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके से तुम्हें लगाना है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में अम्लीय लवण NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN अम्लीय लवण में देखना है जिसमें H प्लस आयन उपस्थित हो। क्या इसमें H प्लस है? नहीं है। इसमें है? इसमें भी नहीं है। इसमें है? इसमें भी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023, 15, 20, 22, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है ये हमारा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सोडियम एसीटेट। ये हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। 2020 में पूछा गया ये हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है?
उदासीन, उदासीन मतलब बताया था हमने, उदासीन होता है 7, जिसका पीएच मान 7 हो। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लिखा है हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मूल 10⁻⁷। ये तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे असत्य पूछा है तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण का 10⁻⁸, ये भी गलत हो जाएगा। पीएच मान 0, पीएच मान 7, पीएच मान 7 बताया था अभी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएच मान जो 0 होता है, अगर पीएच मान 0 है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, ना कि उदासीन होगी, क्योंकि ये 7 से कम मान है। अगला है उदासीन घोल का पीएच मान। भाई उदासीन घोल का पीएच मान तो बताया था अभी 7 होता है, 2024-2010 में पूछा गया प्रश्न। 0 पीएच मान पीएच वाला विलयन होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है? अम्लीय होगा, क्योंकि ये 7 से कम है पीएच मान। क्या है? 7 से कम है हमारा ये पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या। जो धावन सोडा का जो सूत्र होता है, धावन सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पे जल के कितने अणु लिए गए हैं? 10 अणु लिए गए हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि जल के कितने अणुओं को लिया गया, कितनी संख्या है, तो 10 है। 2024 में पूछा गया प्रश्न। तेरा पीएच मान 8.5, क्या 8.5 7 से कम है? नहीं। क्या 7 है ये वैल्यू? नहीं। क्या है? ये 7 से अधिक है, और 7 से अधिक है तो कैसी हो जाएगी प्रकृति? क्षारीय हो जाएगी। अम्लीय विलयन का पीएच मान, भाई अम्लीय विलयन का पीएच मान कितने बार कर चुके हैं? 7 से कम होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। अभी हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को तोड़ा था तो कितना आया था? H2SO4। तो जब हमने तोड़ा था तो 2H++ के SO4 का डबल माइनस। तो यहाँ पे H के कितने अणु आए थे? 2 आए थे। तो कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है HCl, HCN, HNO3, H2SO4। तो HCN हमारा दुर्बल अम्ल हो जाएगा। 1 विलयन का पीएच मान 5। अरे भाई पीएच मान 5 है, क्या ये 7 से कम ना है? 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ दिया है? लवण व जल, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा है। किसी विलयन का पीएच 7 है। अरे भाई पीएच 7 है तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय है, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। ऐसा उदासीन हो जाएगा क्योंकि 7 है। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaOCl2 और H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या है? Cl2 है, तो ऑफिशियली हमारी जो गैस निकलेगी वो कौन सी निकलेगी? Cl2, यानी क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी सभी क्रिया के पश्चात। 1 विलयन नीले लिटमस को लाल कर रहा है। भाई साहब नीले को लाल कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा? नीले को अगर लाल कर रहा है तो वह अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है? नहीं, 8, 10, ये सब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 7 से अधिक है तो ये क्षार कहलाएंगे, ये उदासीन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अम्ल। अम्ल का जो इसका जो विलयन है वो है नीले को लाल कर रहा है तो उसका पीएच मान हमारा 6 हो जाएगा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, भाई अभी बताया धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O, NaHCO3, NH4Cl, NaCl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धावन सोडा का Na2CO3 × 10H2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3, NaHCO3, NaCl, NH4Cl। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? NaCl तो हमारा नमक का होता है, ये नौसादर का होता है। क्या होता है जी? नमक का होता है ये सूत्र, ये नौसादर का होता है, नौसादर का होता है। ये हमारा क्या होता है? धावन सोडा का होता है, इंटू 10H2 और लगा दे तो ये हमारा किसका बन जाएगा? धावन सोडा का बन जाएगा। ये हमारा खाने वाले सोडा का हो जाएगा सूत्र NaHCO3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 3H2O, ये गलत हो जाएगा। CaSO4 × H2O, ये भी गलत हो जाएगा। CaSO4 × हाफ H2O, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बता दें ये POP कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। यहाँ की बात की जाए तो ये हमारा जिप्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? जिप्सम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था? प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा था। CaSO4 × हाफ H2O हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2CO3 का प्रचलित नाम है।
प्रचलित नाम है। इसका पूछ रहा है Na2CO3 का। ब्लीचिंग पाउडर, ब्रेंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो अभी हमने बताया है, तो ये गलत हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का भी बता चुके हैं, ये गलत हो जाएगा। धावन सोडा का भी क्या बताया था, बेकिंग सोडा भी गलत हो जाएगा। धावन सोडा इधर करेक्ट आंसर है, क्योंकि धावन सोडा का भी हमने सूत्र बताया था, Na2CO3 इंटू 10H2O हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे Na2CO3 क्या हो जाएगा, धावन सोडा हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है एप्सम, गलत। चूना पत्थर, ये भी गलत हो जाएगा। जिप्सम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O की क्रिया जब हम जल से कराते हैं तो हमारा CaSO4 इंटू 2H2O बन जाता है, जो कि हमारा जिप्सम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 की घात -2 है। इस विलयन का पीएच मान, अभी हमने बताया था पीएच मान का फॉर्मूला क्या होता है। पीएच मान का जो सूत्र होता है माइनस का लॉग H प्लस आयन। तो यहाँ पे कितना दिया है, अम्ल की शक्ति, यानी अम्ल का समीकरण क्या दिया, अम्ल में क्या होता है H प्लस ही तो होता है, लॉग 10 कितना दिया है, 10 की घात -2। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएच मान कितना हो जाएगा, 2। कौन सा विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये तुम्हारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अत्यधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो यहाँ पे इसमें आयरन की मात्रा कम हो जाती है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। अगर HCOOH की बात की जाए तो ये हमारा फार्मिक अम्ल होता है, जो चींटी के काटने से अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी विलयन का पीएच मान 3 है। अरे भाई 3 है, पूछा है 3, बताओ 3 क्या 7 से कम है या 7 से अधिक है या 7 के बराबर है। तो यहाँ पे जो 3 है वो 7 से कम है, और 7 से कम है तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षारक के साथ हल्दी का रंग, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कह रहा पीला हो या नारंगी, भूरा, लाल, अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पे क्षारक का हल्दी के साथ, हल्दी क्या है हमारा सूचक है, कैसा सूचक है और प्राकृतिक सूचक है, तो इसका जो कलर हो जाएगा क्षार के साथ भूरा लाल हो जाएगा हमारा। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान इसका पूछ रहा है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछ रहा है। 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, क्या पूछ रहा है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान देखो, ये तो 7 से अधिक है, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं, इनमें तो जान जान कर मारना ही नहीं है। क्या हो जाएगा, 5.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमिलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोग से कीजिए। देखो यहाँ पे जो पूछा गया है, यहाँ पे जो पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, साबुन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में, कीटाणुनाशक के रूप में, प्रतिअम्ल के रूप में। तो बेटा प्लास्टर जो पेरिस होता है इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, छतों पे दीवार बनाने में और मूर्ति बनाने में किया जाता है। तो यानी ऑप्शन ए का मिलान हम किससे करेंगे, दूसरी वाले से करेंगे। तो यहाँ पे विकल्पों भी तुरंत ध्यान देना है, क्या देना है, विकल्पों पे तुरंत ही ध्यान देना है हमें, क्या हमारे विकल्प कह रहे हैं। ठीक है, तुरंत हमें विकल्पों पे ध्यान देना है। तो मिला के था देखो, ए का पहले में कह रहा है ए बी सी डी, मतलब ए का ए से कहाँ होगा भैया, ए का हमने दूसरे से किया, कौन सा विकल्प दिख रहा है,
ये वाला दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हमें देखना ही नहीं है, यहीं से तो हमें पता चल गया, यहीं से तो हमें पता चल गया कि दूसरे से हमने मिलाया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है मूर्ति निर्माण में किया जाता है। कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, देखेंगे बी से एक, बी को कैसे मिलाना है, एक से मिलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ही दिमाग लगा के चीजों को समझ लेना है, ज्यादा न इसमें सोचने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है।